अविनाश सर, शुरुआत मैं आपके साथ करूंगा। क्या वाकई सरकारी बैंकों के हालात अब बेहतर हो गए? जिन सरकारी बैंकों को लेकर चर्चा की जाती थी कि उसकी एसेट क्वालिटी खराब है, हमेशा एनपीए की समस्या बनी रहती थी, अब हालात बदल गए हैं। और क्या यहाँ से सरकारी बैंक आपको अच्छे लगते हैं? गुड आफ्टरनून मनीष। देखिए, आपने सही कहा कि सरकारी बैंक्स में पिछले 2-3 साल में बहुत कुछ बदला है। एसेट क्वालिटी का जो मसला पहले हुआ करता था, मुझे याद है कि काफ़ी बैंक्स में हिस्टोरिकल लेवल्स पे एसेट क्वालिटी बहुत खराब हुआ करती थी और यही कारण था कि सरकारी बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो वैल्यूएशन का जो गैप था, वो बहुत बड़ा था। लेकिन पिछले साल 2 साल में हमने देखा है कि ये बैंकों ने अपनी एसेट क्वालिटी ठीक-ठाक की है। कासा रेशो तो वैसे भी इनका अच्छा था, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी बड़ा है और अभी जब क्रेडिट ग्रोथ 13-14% हो चुका है, तो इन्होंने भरपूर फ़ायदा लेके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत मजबूत की है। और ज़्यादातर मैं बोलूँगा कि नॉट ओनली बड़े बैंक जैसे एसबीआई हो गया, छोटे बैंक्स में भी बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है और ये ऑलरेडी शेयर के प्राइसेज़ में भी रिफ्लेक्ट हो चुका है। बैंक की मैनेजमेंट कमेंट्री से भी देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से अभी लग रहा है कि शायद और भी तेज़ी और भी बैलेंस शीट स्ट्रेंथनिंग ये सरकारी बैंक्स करेंगे और काफ़ी अच्छे मौके निवेशकों को मिलेंगे सरकारी बैंक्स के बास्केट में से। तौर पे गौरांग, अविनाश सर मानते हुए कि यहाँ से बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। भारतवर्ष, तो भारतवर्ष के सबसे खाँटी बैंक कह सकते हैं और सबसे बड़े सरकारी बैंक के साथ शुरुआत करते हैं एसबीआई को लेके। हमने देखा है कि अविनाश सर, तमाम सरकारी बैंकों में तेजी देखने को मिली, एसबीआई ने इस बार परफॉर्म नहीं किया है। निश्चित रूप से थोड़ी देर पहले जब बात हुई थी एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खाड़ा से, तो उन्होंने कहा था कि बैंक लगातार परफॉर्म कर रहा है और हम अपने एनआईए को और बेहतर करेंगे, मेंटेन करने की कोशिश करते रहेंगे आने वाले दिनों में। एसबीआई को लेकर क्या नजरिया आप रखते हैं? नहीं मनीष, मुझे लग रहा है कि देखिए एसबीआई का अगर आप परफॉर्मेंस देखें जून क्वार्टर का, तो नंबर्स तो काफ़ी अच्छे थे। थोड़ा बहुत नेट निम्स में थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर था, लेकिन वो वन टाइम कोई एडजस्टमेंट था। ऑलरेडी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एसबीआई के, उन्होंने कहा कि ये अगले क्वार्टर में नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, जो क्रेडिट ग्रोथ है उसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट था वो कि बैलेंस शीट की साइज़ बढ़ गई, क्रेडिट डिसबर्सल्स बढ़ गए। स्पेसिफिकली अगर हम सेगमेंट की बात करें तो होम लोन में बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिला और मुझे लग रहा है कि देखिए अगर इकोनॉमी 7% के ऊपर बढ़ती है तो डेफिनेटली बैंकों को फायदा होगा। कॉर्पोरेट कैपेक्स भी बहुत जोरों से चल रहा है। सबसे बड़ी बात एसबीआई का जो दूसरे बिजनेसेस है जैसे इंश्योरेंस हो गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस हो गया, जो बेसिकली कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर में आते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगले साल भी अच्छी ग्रोथ रहेगी। सेकंड हाफ ऑफ एफवाई 24 में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभी जो रेट चल रहा है मेरे ख्याल से मार्केट में ऐसा अनुमान है कि ग्रोथ शायद स्लो हो जाए, लेकिन हमको लग रहा है कि इस लेवल से डाउनसाइड काफ़ी प्रोटेक्टेड है। कम से कम अगले 12 महीने का हमारा जो इन्वेस्टमेंट कॉल है, यहाँ पे करीबन 650 का रहेगा। डेफ़िनेटली आपको अगर निवेश करना है एक अच्छी सरकारी बड़ी बैंक में, तो आपको एसबीआई अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना है, अच्छी खासी कमाई होगी। बैंक को चर्चा करने की वजह यह है कि इस साल हमने देखा इस शेयर में एक शानदार रिटर्न देखने को मिला। इस बैंक में बैंक ऑफ महाराष्ट्र करीब 41% का रिटर्न देखने को मिला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेके। हालांकि इनके मैक्सिमम ब्रांचेज आप कह सकते हैं महाराष्ट्र सेंट्रिक है। अविनाश सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर आपका क्या नजरिया है? नहीं मनीष, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हमारा व्यू पॉजिटिव है। देखिए, हमने तो इस बैंक को 28-29 रुपए से ट्रैक करना शुरू किया था। हमको लग रहा है कि बहुत अच्छी रिटर्न आ गई है, क्योंकि देखिए बैंक छोटा ज़रूर था लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तगड़ी थी। इनफैक्ट इनका कासा रेशो मनीष, मैं देख रहा था करीबन 50% के ऊपर है। सबसे बड़ी बात, एसेट क्वालिटी का जो प्रेशर पिछले 2-3 साल में था वो बिल्कुल निकल चुका है। और डिसबर्सल्स की बात करें और लोन अप्रूवल्स की बात करें तो बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ इन्होंने रिकॉर्ड की है। सबसे बड़ी बात, बैंक अभी बहुत बड़ी मात्रा में डिजिटाइजेशन की तरफ इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपने सही कहा कि महाराष्ट्र और पुणे में, ज़्यादातर महाराष्ट्र में पुणे में इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोज़र है, तो डेफ़िनेटली ग्रोथ मोमेंटम अच्छा रहेगा। मेरे ख़्याल से आने वाले साल, डेढ़ साल की अगर हम बात करें तो इनके पास अभी काफ़ी कैपिटल है डिप्लॉय करने के लिए। अभी हाल ही में इन्होंने एक ओएफएस भी किया था। बट मुझे लग रहा है कि कम से कम 55-56 का रेट लेके यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। हालाँकि देखिए स्टॉक 29 से 44 काफ़ी तेज़ी से भागा है छोटे समय में, लेकिन यहाँ पे भी अगर किसी को निवेश करना है तो 55-56 का एक नियर टर्म का आपको टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ये बहुत एस्टैब्लिश्ड और स्टेबलाइज्ड बैंक है, तो इसमें ज़रूर एक अच्छा निवेश का मौका बन सकता है।
छोटे बैंक के तौर पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र 56 रुपये के लक्ष्य के साथ अविनाश करने की खरीदारी करके चलिए। और मुझे याद है कि लगातार अविनाश ने जो 29-30 के जोन से शेयर पे कहा था कि यहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इस बैंकिंग स्टॉक्स में हमने देखा है कि करीब बहुत अच्छा तो नहीं, करीब 12% 13% का रिटर्न अब तक देखने को मिला। एफडी के मुकाबले तो बेहतर रिटर्न ही देखने को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर अविनाश सर क्या नजरिया आपका? नहीं देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी मुझे लग रहा है कि मर्जर्स और एक्विजिशंस के बाद हमने देखा है कि बहुत बड़ी बैलेंस शीट साइज बैंक ऑफ बड़ौदा की बनी है। प्लस अगर हम रिजल्ट्स देखें तो मुझे लग रहा है कि FY23 और जो पहला क्वार्टर FY24 का है, वहाँ पे अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको देखने को मिला है। देखिए, दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मुकाबले में ये थोड़ा-सा स्लो मूवर ज़रूर है, लेकिन जिस प्रकार की एसेट क्वालिटी है, लोन बुक ग्रोथ है, बैलेंस शीट साइज़ है, मुझे लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज़ FY24 और उसके बाद FY25 में अच्छी खासी ग्रोथ आएगी, क्योंकि बेसिकली देना बैंक, सिंडिकेट बैंक इनके साथ मर्ज हो चुका है। इनका ज्योग्राफिकल नेटवर्क भी बड़ा है, तो ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन ये पे में पहुंचे हैं। तो इसका फायदा भी बैंक को मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर नजरिया एक 8 से 12 महीने का है, तो 250 260 का एक टारगेट प्राइस आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि अभी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, डोमेस्टिक फंड्स है, काफी इंटरेस्ट इस स्टॉक में ले रहे हैं, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशंस काफी रीजनेबली अट्रैक्टिव है। बैंक ऑफ बड़ौदा 260 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, ऐसा अविनाश सर मान के चल रहे हैं। इस बात करें एक और बैंकिंग स्टॉक्स जिसमें हमने देखा है कि इस साल ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिला है, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक को लेके अविनाश सर आपकी क्या राय होगी? देखिए, कैनरा बैंक की भी अगर हम बात करें तो सरकारी बैंक्स में बड़े बड़े सरकारी बैंक्स में इनका भी नाम काफी अच्छा आता है, क्योंकि देखिए पहली बात तो कोर बैंकिंग बिजनेस तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। एसेट क्वालिटी जो लेवल है वो करीबन 2-2.5% तक आई है। बुक ग्रोथ भी काफी अच्छी तरह से डबल डिजिट हो चुका है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर मेरे ख्याल से जो मार्केट पॉजिटिवली वॉच कर रहे हैं, वो उनकी हाउसिंग फाइनेंस की जो सब्सिडरी है कैनफिन होम, जो कैनरा बैंक की सब्सिडरी है, वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। देखिए, हाउसिंग फाइनेंस में ये पहले से काफी प्रॉफिटेबल थी, तो कैनफिन होम्स का भी मुझे लग रहा है कि इस साल ग्रोथ मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहेगा। यहाँ पे हमने देखा है कि कैनफिन होम्स ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस की भी वैल्यूएशंस बहुत अच्छी तरह से बढ़े। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अगर आपका नजरिया साल भर का है, तो बहुत समय तक ये स्टॉक अभी करंट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी रिजल्ट्स आने के बाद कोई बड़ी री-रेटिंग नहीं हुई। मार्केट्स को लग रहा था कि आगे शायद ग्रोथ सस्टेन हो या ना हो, लेकिन 12-13% का क्रेडिट ग्रोथ भी अगर बढ़ता है और ग्रो होता है, तो मुझे लग रहा है कि बैलेंस शीट बढ़ाने में अच्छी सुविधा होगी। तो यहाँ पे भी साल भर का नजरिए के लिए मनीष हमने 410 का टारगेट दिया है। ये भी एक बैंक है जो आप इस लेवल से भी खरीद सकते हो। अच्छी खासी कमाई होगी, प्रोवाइडेड आपके पास कम से कम 12-15 महीने है। यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। करीब 360 364 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 410 रुपये तक का लक्ष्य अविनाश सर मान के चल रहे हैं कि यहाँ से देखने को मिल सकता है। गौरांग अविनाश सर, हमेशा जब भी इस बैंक का नाम आता था थोड़ी घबराहट होती थी, चाहे वो शेयर होल्डर हो या कस्टमर हो इसके। अब क्या राय है पीएनबी को लेके आपकी? नहीं मनीष, पीएनबी को लेके घबराहट तो इसलिए होती थी क्योंकि देखिए ये नीरव मोदी का जो फ्रॉड हो गया, उसके बाद शेयर में बहुत बुरी तरह से पिटाई हो गई। मार्केट्स को इस बैंक में बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन ग्रेजुअली अगर पिछले 2-3 सालों में इन्होंने पूरी तरह से अपने ऑपरेशंस को ओवरऑल किया है, एसेट क्वालिटी को ठीक ठाक किया है। और सबसे बड़ी बात, ये काफ़ी पुरानी बैंक है, ज्योग्राफिकल रीच भी काफ़ी बड़ा है, प्लस काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस है, जैसे हाउसिंग फाइनेंस है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, काफ़ी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए बहुत सारा समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अभी जो FY24 का साल शुरू हो चुका है, यहाँ पे नंबर्स इन्होंने बहुत अच्छे दिखाए, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है। यहाँ पे भी मैं बताना चाहूंगा कि इनकी जो सब्सिडरी है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे भी ये ऑलमोस्ट थर्ड प्लेयर है, बड़ी प्लेयर है हाउसिंग फाइनेंस में। तो इसका भी फायदा बैंक को मिलेगा। यहाँ पे बातें चल रही है कि शायद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएगा या यहाँ पे ये बेचेंगे, तो थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग आपको मिलेगी। प्लस इनका काफी स्ट्रेटेजिक स्टेक इंश्योरेंस में भी है, पीएनबी मेटलाइफ की भी इनकी एक जॉइंट वेंचर सब्सिडरी है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जो आगे चल के इनको बहुत काम करेंगे। ऑल्दो कोर बैंकिंग बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है होल्ड करे। फ्रेश खरीदने का अगर किसी को मन चाह होता है तो थोड़ा सा निचले लेवल पे खरीद ले, लेकिन फेयर वैल्यू करीबन 85-90 तक जाने की पॉसिबिलिटी है अगले साल। पीएनबी में देखने को मिल सकता है, आपके पास है तो होल्ड करके चल सकते हैं।